उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूँ, इनका नाम अनय मालवीय है और ये हैं आंध्र प्रदेश, हैदराबाद से, पर ये रहते अभी बाहर हैं। सबसे पहले तो इन्होंने मुझे पूछा है कि मुझे मेरे बेटे को, ये माताजी हैं और इन्होंने अपनी बेटे की कुंडली भेजी है कि अनय को बाहर रहना चाहिए या यहाँ भारत में रहना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ, आपकी कुंडली में 12वें भाव के अधिपति पे राहु की दृष्टि है और वो केतु के साथ है। चतुर्थ भाव के अधिपति चतुर्थ भाव को देख रहे हैं और शनि की नीच दृष्टि भी पड़ रही है। लग्न में चंद्रमा और बुध। इस कुंडली में मैं आपको ये चर्चा करने वाला हूं कि कैसे किसी व्यक्ति को कितने तरीके की समस्याएं हो जाती हैं, खास करके मानसिक। सूर्य अष्टम भाव के अधिपति होकर के अष्टम भाव में बैठे, 12वें भाव के अधिपति राहु के संपर्क में, राहु केतु के संपर्क में। यहाँ पे भी राहु बैठे हैं, यहाँ मंगल बैठे पापग्रह, यहाँ चंद्रमा यहीं पे, यहाँ शनि यहीं पे उच्च के, और यहाँ पे भी गुरु जो है वो नीच के हैं। विदेश भाव में मंगल राहु बैठे हैं, सूर्य यहाँ पे। ये कुंडली जो है वो सप्तविमांशा है। मैं इसको अलग तरीके से आपको दिखाऊंगा, जो इस जातक के स्वास्थ्य में क्यों दिक्कत आ रही है इस पर चर्चा करूंगा। मैंने यहाँ पे दशमांश नहीं बनाया है क्योंकि सबसे पहले हमें स्वास्थ्य पे चर्चा करनी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे सप्तविमांशा बनाया है। ये लग्न कुंडली, ये नवांश है और ये सप्तविमांशा, जहाँ हम एक तरीके से ये वो कुंडली है सप्तमीमांसा जो आपको ये बताती है कि जिस तरीके से एक्सरे होता है और जिस तरीके से अल्ट्रासाउंड होता है, तो ये वही है, आप इसको ऐसा ही मान सकते हैं। और उससे भी ज़्यादा जो बीमारी आपकी, डॉक्टर जो है वो, मेरे पास एक कुंडली आई थी सऊदी अरबिया से, तो उसमें पति पत्नी दोनों डॉक्टर थे। वो दोनों ही बात कर रहे थे मुझसे, रात की बात थी, मैं रात में बात कर रहा था 9:30 बजे के करीब। तो उन लोगों को संतति को लेकर के दिक्कत थी, तो मैंने कहा कि आप अपने पति के स्पर्म काउंट की बात करिए, उसमें वो कमजोरी दिख रही है, वो उनका कमजोर है, या फिर वो कमजोर है, वो ठीक नहीं है, वो कहीं ना कहीं से गड़बड़ है। तो उनके पति देव बगल में ही बैठे थे, वो सीधे तपाक से बोलते हैं कि हाँ पंडित जी बिल्कुल सही बात बोली आपने, मुझे डॉक्टर ने दूसरी बार में कही थी ऐसी बात, पर हम लोग उस पर ध्यान नहीं दिए थे। पर बार बार जब जो है वो दिक्कत होती है, अब इसका मतलब है कि मुझे सच में खुद को ही चेक कराना चाहिए, क्योंकि मेरी पत्नी में कोई भी समस्या डॉक्टर कभी मिलती ही नहीं है और मैंने अपना चेक कभी कराया नहीं है। तो ये बात, तो उन्होंने कहा कि आपने झट से ये 2 मिनट में बात कैसे कर दी। मैंने कहा कि ये ज्योतिष है और जो विज्ञान आज इतना बड़ा है, वो कहीं ना कहीं उसके आधार स्तंभ जो है, आधारभूत और मूलभूत सिद्धांत जो है, वो कहीं ना कहीं ज्योतिष से ही मेल खाते हैं और वो उसी को बढ़ा करके आगे, वो तत्व है वो तो दिख जाता है। तो इस पे हम ये देखेंगे कि कैसे ये चीज़ें, जैसे इनकी समस्या, ये कई बार चमड़े से संबंधित समस्या होती है, स्किन से संबंधित समस्या है, बोलने में दिक्कत होती है, थोड़ा सा जो है वो कठिनाई महसूस करता है अपने एक्टिविटी में भी, और घाव फोड़ा फुंसी आदि की चीज़ें भी होती हैं। एलर्जी एलर्जी से संबंधित जो चीज़ें होती हैं, दिक्कतें आती हैं, वो है अपने आप को सही तरीके से जो है वो रिप्रेजेंट ना कर पाना, ये भी जातक के साथ समस्या है। इन सब चीज़ों को समझेंगे कैसे ये मेडिकली कैसे जो है वो काम करती हैं चीज़ें। इनका सबसे पहला सवाल कि क्या हमें भारत रहना चाहिए या बाहर। देखो आपकी कुंडली में दोनों ही चीज़ें बनी हैं, पर मैं जो बीमारी आपने मुझे बताई है उसके आधार पर आपको बाहर रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको वो सपोर्ट नहीं मिलेगा जो आप चाहते हैं, ना तो मेंटली और ना तो इकोनॉमिकली। मैं बाहर के लोगों से जब बात करता हूँ तो वहाँ पे लोग कहते हैं कि नहीं, हमें यहाँ पे सरकार जो है वो पूरी सुविधा देती है और काफ़ी जो है वो हम लोगों का ख्याल भी रखा जाता है। इस मामले में हम थोड़े पीछे हैं, मैं इसे किसी पे ऐसा नहीं बोलूँगा, पर हाँ हम थोड़े पीछे हैं इस मामले में। हमारे यहाँ जैसे वृद्धों की देख-रेख के लिए काफ़ी अलग-अलग संस्थाएँ बनाई गई हैं, पर अभी वो उतनी एक्टिव नहीं है। ये बात सामने से बोलता हूँ। पर यहाँ पे चूँकि 2-2 पापग्रहों का प्रभाव यहाँ पे, और यहाँ के अधिपति जो हैं वो पापग्रह के साथ 12वें भाव के अधिपति राहु केतु के संपर्क में और अष्टम भाव के अधिपति अष्टम में, आप इनको बाहर लेके जाइए। इस सवाल का उत्तर तो मैंने दे दिया। दूसरे सवाल का उत्तर कि व्यक्ति को कितने तरीके की समस्या होती है। जैसे आपकी कुंडली में चंद्रमा जो है वो उत्तराषाढ़ा के बैठे हैं, लग्न भी उत्तराषाढ़ा का बना है, और दोनों ही एक-एक डिग्री पे बिल्कुल ही कमजोर, मृतप्राय या बिल्कुल ही विक्षुप्त बैठे हैं। इसका सीधा सा अर्थ ये होता है कि व्यक्ति के पास इम्यून कमजोर है। और इस बात को समझने के लिए यहां पे तो आप देख ही रहे हैं, यहां भी देखिए, सूर्य और चंद्रमा व्यक्ति की कुंडली में इम्यून के कारक होते हैं। इस वजह से कि कई बार, ध्यान से समझिए मुझे देख के, इस वजह से कि कई बार जब आपकी कुंडली में या फिर आपका जीवन कई तरीके की बीमारियों से ग्रसित होता है, पीड़ित होता है या परेशान होता है, तो आपको सबसे पहले अपनी कुंडली में सूर्य और चंद्रमा को देख लेना चाहिए कि वो कैसी स्थिति में बैठे हैं। यहाँ भी वो ठीक नहीं है, यहाँ भी वो ठीक नहीं है, और यहाँ वो ठीक हैं
दशम सप्तम में बैठे हैं, पर रोगी इसके साथ है और अष्टमेश होकर के बैठे हैं। ये दोनों भाव एक साथ लग्न को देखा है। समझ में आ गई होंगी चीजें। ये एक्सरे है जिसको करने के लिए घंटे भर की लाइन नहीं लगानी पड़ती है, वो झट से यूं 2 सेकंड की भी बात नहीं है, वो यूं यहां से पता चल जाती है मेडिकल साइंस में ऐसी कोई बात जो कोई डॉक्टर जो बिना एक्सरे के बता दे? चैलेंज करता हूं। ये यहां से सारी चीजें स्वतः पता चल जाती हैं, आप देख लो ऐसे झट से। तो ये सबसे पहली बात। चंद्रमा इनका कमजोर। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जब चंद्रमा बैठे होते हैं, ध्यान से देखिए मेरी तरफ, ये आपको याद रखनी चाहिए। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जब व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा बैठा होता है तो उसको एलर्जेटिक समस्याएं घेरती हैं। एलर्जी से संबंधित समस्या होती है, दाद खाज खुजली होती है, फोड़ा फुंसी होती है, स्किन से संबंधित समस्या होती है। पर बात रही कि इसको और भी बल कब मिल जाता है? इसको और भी बल तब मिल जाता है जब सूर्य खराब भाव में बैठे हों। सूर्य खराब भाव में बैठे हों, सूर्य खराब भाव के अधिपति होकर के खराब भाव के अधिपति के साथ बैठ करके लग्न को देखते हैं। ये यहां से इसको शुरुआत बल मिलता है, क्योंकि सूर्य जो है वो चंद्रमा जो है वो उत्तराषाढ़ा के बैठ गए और उसके बाद सूर्य भी अष्टम में बैठ गए। तो सबसे पहले तो वो एक तरफ आपको ये इशारा कर रहे थे कि आप जो है वो विदेश में रहिए, परमानेंट विदेश सेटल का होने का योग दिखता है। और उसके बाद आपकी कुंडली में जो स्वास्थ्य जनित जो जितनी भी समस्याएं हैं उसमें कहीं ना कहीं चंद्रमा के कमजोर होने का प्रभाव दिखता है। दूसरी वजह, बुध और चंद्रमा का एक दूसरे को देखना। अब एक बड़ी अद्भुत बात बताऊं, इधर आइए। चंद्रमा के ऊपर मंगल की दृष्टि, क्लियर है, और बुध के ऊपर शनि की 10वीं दृष्टि। ये इस कुंडली की समस्या को कई गुना बढ़ा देते हैं। जहां व्यक्ति के प्रकार में कई प्रकार का डाइवर्सन देखा जाता है, डाइवर्ट होता है वो, मतलब उसके डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी, उसके निर्णय लेने की क्षमता जो कमजोर होती है वो, उसकी वाक चातुर्यता, उसका एबनॉर्मल होने जैसा बना देना है नहीं, पर हो सकता है, या फिर वो थोड़ा ग्रोथ धीरे धीरे करे, देर से करे। और अभी तो आपकी कुंडली में चंद्रमा की ही दशा है, अभी तो ये जातक 2026 के अप्रैल तक इसी चंद्रमा की दशा में उलझेगा। मतलब कि हमें इस जो जितनी भी समस्याएं इनके जीवन में बन रही हैं उसके लिए उपाय तो मैं आपको अलग से भेजूंगा, यहां तो नहीं बताऊंगा, लेकिन उपाय आपको सारे भेजूंगा मैं, पर मैं आपको सिर्फ यहां पे कारण बता रहा हूं। ये चंद्रमा और बुध जब एक दूसरे के आमने सामने हो, या आपकी कुंडली में भी आपको देख लेना चाहिए, ये सूत्र है, याद रखिए। जब किसी भी व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा और बुध एक दूसरे से केंद्र में हो जाते हैं तो निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होती है और उसको कई तरीके से कंसंट्रेशन पे, उसकी वाणी पे, उसके वाक पटुता पे, उसके जो है वो क्रिएटिविटी पे प्रश्न चिन्ह लग जाता है। और ये हमारे ऋषियों का मत है कि जब उस पे पापक ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, जैसे मंगल की 4थी दृष्टि पापक ग्रह की दृष्टि पड़ गई चंद्रमा पे और शनि पे 10वीं दृष्टि, ये कितने बेहतरीन योग बने हैं यहाँ पे। ये बेहतरीन नहीं, मतलब रोग का प्रमुख कारण यहाँ है, और आप पता नहीं कहां कहां भटक करके कितनी दवाइयां खा चुके हैं। 24 तक आपको झेलना ही होगा, 6वें महीने तक। दरअसल वो 4था भी कह सकते हैं। धीरे धीरे ये चीजें ठीक हो जाएंगी, पर इसके लिए आपको मैं उपाय अलग से बताऊंगा, वो उपाय मैं आपको यहां नहीं बताऊंगा। दूसरे नंबर पे राहु जो है वो आपकी कुंडली में नीच के होकर के बैठे हैं। जहां व्यक्ति का संपूर्ण प्राप्त होने वाला भाव है उस भाव के अधिपति आपकी कुंडली में दिग्बली हैं, शनि उच्च के हैं। करियर एक बार जब ग्रोथ कर जाए तो फिर पीछे मुड़ के ना देखे, लेकिन सूर्य अष्टम भाव में बैठे हैं, इस कारण से कई बार हाथ में आई हुई चीज भी छूट जाती है। तो हमें इनको सबसे पहले इनके इम्यून को ठीक करना होगा, क्योंकि अगर वो कमजोर है तो कितने भी प्रकार की समस्याएं यहीं से शुरू हो जाती हैं। वस्तुतः वैज्ञानिक तो यही कहते हैं, जितने भी स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं होती हैं, कि कहीं ना कहीं आप अंदर से कमजोर हैं, इस वजह से वो बात बनती है। पर दरअसल जो समस्या है वो क्यों बनी है? क्योंकि चंद्रमा उत्तराषाढ़ा के बैठे हैं और ये इसी तरीके की समस्या देते हैं, इसी तरीके की समस्या देते हैं। मानसिक दक्षता कमजोर होती है, मानसिक दबाव व्यक्ति पे जल्दी हावी होता है, मेंटल अनस्टेब्लिशमेंट का कारण बनता है, ये चीजें। अब मैं आपको इनकी कुंडली में कुछ और भी चीजें बता देता हूं। जैसे इनकी कुंडली में जो सबसे पहले तो इनका जन्म अधिक माह में हुआ है,
तो ये अच्छी बात होगी। भाग्य के मामले में ये कुंडली कभी कमजोर नहीं है, क्योंकि भाग्येश लग्न को देख रहे हैं और शुभ ग्रह चंद्रमा से देखे भी जा रहे हैं। गुरु जो है वो लग्न को देख रहे हैं। अलग बात है कि नीच की दृष्टि है, पर भाग्य भाव के अधिपति पे शनि की दृष्टि है, इस वजह से भी कई बार भाग्य का अवरोध होता है। गुरु की दृष्टि अच्छी यहाँ भी नहीं है, गुरु की दृष्टि अच्छी यहाँ पे है पर राहु से प्रभावित है। गुरु की दृष्टि अच्छी यहाँ पे भी नहीं है। इस कुंडली के लिए गुरु अच्छे नहीं होते, मकर लग्न की कुंडली के लिए गुरु अच्छे नहीं होते। इस वजह से कई बार हमें थोड़ा डेवलपमेंट के लिए इंतजार करना पड़ता है और ये आपको करना होगा, पेशेंस रखना ही होगा। शुक्ल पक्ष के द्वादशी के चंद्रमा है, गनीमत है और ये बहुत अच्छी बात है। अगर ये नहीं होते तो मैं समझता हूं कि ये और भी ज्यादा दिक्कत वाली बात हो सकती थी। अगर यही चंद्रमा शुक्ल पक्ष के द्वादशी के नहीं होते तो आपकी ये जो समस्या है स्वास्थ्य में कमजोरीपन वाली, ये और भी ज्यादा बढ़ जाती। लेकिन हम ये बात कह सकते हैं, हम ये बात भरोसे के साथ हम ये समझ सकते हैं। दरअसल ये बात मैं सबकी बात कर रहा हूं, हम का मतलब ये हम लोगों की बात है कि अगर चंद्रमा शुक्ल पक्ष के द्वादशी के हैं तो कहीं ना कहीं व्यक्ति के पास एक होप है, कहीं ना कहीं एक आशा है, एक प्रवृत्ति अच्छी बनेगी जो जातक को ठीक करेगी, लेकिन वक्त लगेगा। तीसरे नंबर पे ये जातक मंगलवार को जन्मा है, इस वजह से रक्त से संबंधित समस्या भी इनकी कुंडली में देखने को मिल रही है। वैश्य वर्ण और मनुष्य गण के होने के कारण ये व्यक्ति प्रवृत्ति में कभी भी गलत और गंदा और अनियमित नहीं है। मकर लग्न के लोग गंदे नहीं होते, उनको बहुत ज़्यादा कंपटीशन पसंद नहीं होता और वो अपने आप में मशगूल मस्त होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा चाहिए ही नहीं होता है, वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी ही संतुष्टि का भाव रखने वाले हो जाते हैं। इस कुंडली में चंद्रमा जो है वो केंद्र में यहाँ भी है और शनि से केंद्र में है। अगर द्वितीय भाव के अधिपति को आप देखेंगे तो द्वितीय भाव के अधिपति शनि जन्म कुंडली में सूर्य के साथ तृतीय एकादशवें में और मंगल जो कि जन्म कुंडली में पापी भाव के अधिपति होने के साथ साथ तृतीय भाव के अधिपति हैं, उसके साथ बैठे हैं। तो द्वितीय भाव के अधिपति जब एकादशवें भाव के अधिपति के साथ दसवें में बैठेंगे तो आर्थिक विपन्नता तो नहीं रहेगी, क्योंकि धन के अधिपति और लाभ के अधिपति एक साथ दशम में आ गए, या लक्ष्मी संपन्न योग हो जाता है, या महाभाग्यशाली महाधनी योग हो जाता है। लेकिन चूंकि द्वितीय भाव के अधिपति जब पापक ग्रह के साथ बैठ जाएंगे तो वाणी से संबंधित समस्या दे देते हैं। व्यक्ति कई बार तोतला तोतला करके, रुक रुक करके, हकलाहट के साथ, या वाणी से संबंधित कोई बार उसकी वाणी में कमजोरी होती है, उसके जो है वो बोलने में समस्या होती है। ये यहां बना, मतलब यहां के भी समाचार मैं दूंगा तो इसके समाधान भी दूंगा, पक्की बात है। तृतीय भाव के अधिपति यहां बैठे हैं। एजुकेशन थोड़े देर से शुरू हो सकते हैं, थोड़ी मशक्कत रहेगी, वो एक आम बात है, उस पर बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, लेकिन आपको रहना बाहर ही चाहिए। चतुर्थ भाव के अधिपति चतुर्थ को देख रहे हैं, ये व्यक्ति इकट्ठा कर लेगा। और मैं जहां तक समझता हूं कि इन सब चीज़ों पे अभी फोकस करने की कोई आवश्यकता विशेष नहीं है। इनकी कुंडली में मन को पढ़ते हैं, चंद्रमा लग्न में ही बैठे हैं, इस वजह से मकर राशि और मकर लग्न, लग्नेश उच्च के हैं, तो ये व्यक्ति आगे बढ़ जाएगा और करियर सेटल भी होगा। दशमांश कुंडली नहीं बनाया है मैंने, सप्तमीमांसा बनाया है। ये देखिए 12वां भाव और यहां चंद्रमा सिंह के, जिसके अधिपति सिंह सूर्य देख रहे हैं, यानी कि एक्टिविटी होगी, थोड़ा विलंब हो सकता है। और दरअसल गौर करिए तो शनि जो हैं वो जन्म कुंडली में लग्नेश को देख रहे हैं, जो कर्क लग्न की कुंडली के लिए मारक और अष्टम भाव के अधिपति होते हैं। कई बार ये बीमारी लंबी चलती है, इस वजह से भी कई बार समस्या बढ़ती है, क्योंकि अष्टम भाव के अधिपति अष्टम भाव के अधिपति लग्न के अधिपति चंद्रमा को देख रहे हैं। शनि की 10वीं दृष्टि पड़ेगी ना, और चंद्रमा जो है वो सिंह राशि के हैं, जिसके अधिपति चंद्रमा के अधिपति शनि सूर्य उसको देख रहे हैं। उसके ठीक आगे देखिए बुध नीच के, जो कौन है, व्यक्ति का इंटेलिजेंस है, व्यक्ति का नर्वस सिस्टम है, जितनी भी जो एक होता है ना, जैसे कि रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड, तो वो जो संचार तंत्रिका तंत्र जिसको बोलते हैं ना, वो मैं तो वो पढ़ा नहीं है मैंने, लेकिन वो जो रीढ़ की हड्डी उसको वही बोलते हैं ना, वो संचार करता है, पीछे दिमाग से वो जुड़ा होता है, वो जो नस पूरे शरीर को वो बताती है कि मच्छर मारो तो ये करो। ऐसा तो गुरुजी बताते थे कि मच्छर मारो तो वो दिमाग मारता है, दिमाग बोलता है कि वो संदेश देता है कि वो करो। तो ये बुध के अंतर्गत आता है। मतलब सारा जो आपका इकोसिस्टम है वो कहीं ना कहीं बुध जैसे ग्रह पे कंट्रोल्ड होता है। तो ये बुध और चंद्रमा यहाँ भी कमजोर थे, शत्रु की राशि में यहाँ भी बैठे थे चंद्रमा बुध, और यहाँ भी देखिए नीच के हो गए। मतलब हमें इस कुंडली में बेसिकली क्या लग रहा है कि इस कुंडली में बुध और चंद्रमा ही कमजोर हैं, क्योंकि यहां भी बुध नीच के हैं और यहां भी चंद्रमा शनि से प्रभावित है। मंगल राहु के साथ है, रक्त में भी कमजोरी है, संचार में भी कमजोरी है। जो ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए, सूचनाओं का संचार कौन करता है? बुध करते हैं।
वेव, इलेक्ट्रॉनिक वेव जो है वो कौन करता है? राहु और बुध। इसके लिए जो दूरदर्शन का काम है वो बुध और राहु के अंतर्गत आता है। ये चीजें कमजोर हो रही हैं। तो आपकी कुंडली में रक्त के साथ राहु बैठा, ये कमजोरी, यानी कि हमें कहाँ ध्यान लगाना है? रक्त पे। तो सबसे पहले हमें रक्त के जितनी भी समस्याएं हैं उसको जो है वो उसको इनकाउंटर करना है। और दूसरे नंबर पे बुध को बल देना है, यानी कि हमारे शरीर के इकोसिस्टम को कमजोर होने से बचाना है, यानी कि हमें गणेश जी की पूजा करनी है, हमें बुध पे काम करना है। स्पाइनल कॉर्ड हमारा जो है वो कहीं ना कहीं प्रभावित है, वो कहीं ना कहीं वो उसमें कुछ कमजोरी है। ये चीज हमें विचार करने की आवश्यकता है। तो ये कुंडली यहां प्रभावित होती है। सूर्य जो है वो मघा के बैठे हैं, कंफ्यूजन में है, वो दरअसल अपनी व्यथा सही से सुना नहीं पा रहे हैं, और दरअसल जातक के पास जो समस्या है वो कई बार भूल जाता है या बता नहीं पाता है। जन्म कुंडली में चंद्रमा जो है वो ठीक नहीं बैठे हैं, इस वजह से रोग है। मंगल जो है वो जन्म कुंडली में कंफ्यूजन में है, या फिर वो कहीं ना कहीं यहां भी राहु के साथ है, तो वो ऊर्जा का सही तरीके से समायोजन नहीं कर पा रहे। इसका मतलब है कि कभी जातक जो है वो बिल्कुल ही फिट करार दिया जाता है, और कभी बिल्कुल अनफिट है। मतलब कभी बहुत ज्यादा अच्छा बिहेवियर करता है, और कभी लगता है जैसे बीमारी में घुस गया, कभी बिल्कुल ही बाहर निकल गया, बिल्कुल ठीक है, कोई समस्या नहीं है, और कभी बिल्कुल ही अंदर चला जाता है। ये चीज मंगल और राहु के कारण हो रहा है। बुध जो हैं वो जन्म कुंडली में जातक को कई बार मानसिक रूप से कमजोर कर रहा है। डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी, चीजों को सही तरीके से पकड़ना पाना और चीजों के साथ कनेक्शन ना बना पाना, ये कमजोर बुध कर रहे हैं। गुरु जो है वो ठीक है, उसमें कोई कमजोरी नहीं है, ज्ञान है व्यक्ति के पास और वो पकड़ भी लेगा। शनि जो है वो शुक्र जो है वो जन्म कुंडली में ठीक है, उसमें भी कोई समस्या मैं नहीं समझ रहा। हालांकि यहाँ पे वो रोग भाव में बैठे हैं, जिसके अधिपति रोगेश ही अगर लग्न को देखेंगे तो रोग तो देंगे ना, तो ये स्थिति भी बनती है। यहाँ पे भी जो है वो रोगेश लग्न को देख रहे हैं, यहाँ भी जो है वो जो रोगेश हैं वो गुरु जन्म कुंडली में गौर करिए लग्न को देख रहे हैं, तो रोगेश की दृष्टि हर जगह से गुरु पे या लग्न पे जा रही है, लग्न पे जा रही है। इस कारण से जातक के साथ रोग जो है वो समाहित हो जाता है। तो ये कुंडली थोड़ी देर से ही सेटल होगी, पर हो जाएगी। हमें जो है वो आशान्वित रखना चाहिए, मैं ये बात कह सकता हूँ, क्योंकि मंगल की दशा हमें थोड़ी बहुत जो है वो लाभ के संकेत दिखा रही है, क्योंकि वो षडबल में भी ठीक है, और यहाँ पे भी वो दशम भाव के अधिपति हैं, बाहर ही रहने पे इनकी दवाइयाँ सूट करेंगी। थोड़ी कमजोरी तो है कुंडली में, वस्तुतः मैं भी देख रहा हूँ, पर मैं उपाय भेजूंगा और निस्संदेह वो लाभ भी करेंगे। ये आपकी कुंडली है। शनि जो है वो आपकी कुंडली में चंद्रमा चित्रा नक्षत्र में बैठे हैं, जो रोग होता है, इस वजह से भी कई बार रोग सारी चीज़ें रोग में फैल जाती हैं। पर मैं एक बात कहता हूँ कि हमें कमजोरी से भागने की आवश्यकता नहीं है, और न ही उनसे डरने की आवश्यकता है। हमें पकड़ने की आवश्यकता है कि दरअसल वो कौन सी चीज़ है जो व्यक्ति को परेशान कर रही है। तो क्या क्या मैंने इनकाउंटर कराया? चंद्रमा अच्छे नक्षत्र में नहीं, बुध शत्रु की राशि में, और हर जगह कुंडली का रोगेश लग्न को देख रहा है। सूर्य यहाँ पे कमजोर, चंद्रमा यहाँ पे कमजोर, मंगल राहु यहाँ पे कमजोर, केंद्र में गुरु बैठे भी हैं तो नीच के बैठे हैं। इस कारण से भी कई बार सबसे ज्यादा कमजोरी बन जाती है। पर इसके उपाय जो मैं भेजूंगा वो निस्संदेह आपको कर लेने चाहिए। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। पहले बाकी की चीजें बाद में, पहले ये चीज ठीक करना होगा, और करनी ही होगी, नहीं तो फिर समस्या। मैं नहीं समझता हूं कि इनकी कुंडली में अभी आगे आने वाले वक्त में मंगल की दशा खराब जाएगी, बिल्कुल ठीक जाएगी, आप चिंता मत करिए। क्योंकि मकर लग्न की कुंडली के लिए मंगल जो हैं वो कम से कम तो कुछ अच्छे परिणाम देंगे। सुख के अधिपति हैं, सुख को देख रहे हैं, और इस भाव के ठीक आगे गुरु बैठे हैं। इस भाव पे शनि जो है वो शनि मंगल का प्रभाव है, तो स्टेबिलिटी मिल जाती है, कहीं ना कहीं कुछ अच्छे परिणाम देखने को मिल जाएंगे। लेकिन चंद्रमा और बुध के कारण कमजोरी बनती है, द्वितीय पापक ग्रह के साथ है, इस वजह से कमजोरी बनती है, और इस कारण से ही व्यक्ति कई बार विभिन्न प्रकार के बीमारियों से ग्रसित होता हुआ देखा जाता है। सप्त मीमांसा में मैंने बताया कि चंद्रमा शनि से दृष्ट हैं, और मंगल और राहु एक साथ 12वें भाव में, और सूर्य अष्टम भाव में बैठे हैं, जिसके कारण कई बार व्यक्ति को इम्यून या फिर उसके स्वास्थ्य में कई बार उसके रक्त या रक्त का प्रवाह या कई बार उसका इम्यून कमजोर होता है। क्लियर है? बाकी का उपाय मैंने आपको व्हाट्सएप पे भेजा है, आप उसको देख लीजिएगा। एक सवाल आपने और पूछा था मुझे कि इनको किस फील्ड में बढ़ाना चाहिए। देखिए एक बात बता देता हूँ, शनि और मंगल का संबंध है, चंद्रमा लग्न में बैठे हैं, बुध का प्रभाव है, क्रिएटिविटी इनकी कुंडली में बहुत अच्छी बनेगी, क्योंकि मंगल की दृष्टि यहाँ पे है, और शुक्र जो है वो जन्म कुंडली में छठे भाव में बैठे हैं। वस्तुतः पंचमेश का छठे भाव में जाना, और पंचम भाव पे राहु केतु का संपर्क, और गुरु जो 12वें भाव के अधिपति हैं, देर से ही सही व्यक्ति एजुकेशन को पकड़ेगा, क्योंकि गुरु कहीं ना कहीं बैठे हैं,
और वस्तुतः यहाँ के अधिपति जो हैं वो गौर करिए तो किसी भी शुभ ग्रह के प्रभाव में नहीं है, उनके ठीक आगे बुध बैठे हैं। बुध कम से कम देख रहे हैं तो बुध और चंद्रमा ने अपना काम बहुत ही खराब तरीके से किया है और वो ठीक नहीं था। पर फिर भी व्यक्ति की कुंडली में शनि और मंगल का प्रभाव मैं खराब नहीं कहूंगा। इस वजह से व्यक्ति तकनीक से जुड़ करके, सॉफ्टवेयर से जुड़ करके और कई बार ऐसे क्षेत्र से जुड़ करके काम कर सकता है जो इनकी कुंडली में कई बार व्यक्ति को आज के वर्तमान शिक्षा से जोड़ करके देखा जा सकता है। मेरे दिमाग में वो शब्द नहीं आ रहे हैं, पर मैं आपको इतनी सी बात कहूंगा कि जो वर्तमान जो एजुकेशन है, जो एजुकेशन सिस्टम जो आपके यहां की है, इसमें ही व्यक्ति को जोड़ करके रखिएगा। आप इसको आर्ट के क्षेत्र में नहीं भेज सकते। बस इतनी सी बात है। तकनीक इनके लिए सबसे ज्यादा आगे रहेगा। पर पहले मैं समझता हूं कि व्यक्ति के ऊपर काम करिए, इसको जितना ज्यादा हो सके एंगेज करके रखिए। इसके ऊपर आपको एक्टिव होना पड़ेगा। इसके पिता इसको जो भी कहेंगे ये जल्दी समझेगा। माता भाव के अधिपति जो हैं वो जन्म कुंडली में माता भाव को देख रहे हैं, पिता भाव में उच्च के शनि बैठे हैं। इसका मतलब है कि पिता अनुशासित होकर के इसके साथ अपने आप को और भी ज्यादा इनबिल्ड करें, उस पर वक्त दें, तो निस्संदेह कुछ चीजें बन सकती हैं। इमोशनली आप इसको करेक्ट नहीं कर सकते, आप इसको पकड़ना होगा तो कई तरीके से इसको पकड़ने की बारी होगी। और मैं समझता हूं कि ये इतना ज्यादा भारी नहीं है जितना कई बार आप लोग सोच करके परेशान हैं। ये ठीक हो जाएगा और डेफिनेटली ठीक होगा। मंगल है, अभी हम आशा रख सकते हैं। मैं उपाय जो भेजता हूं वो करिए। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। बहुत बहुत नमस्कार।